गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्री फिजिक्स की क्लासिकल मैकेनिक्स को आज हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर हमारे पास फर्स्ट चल रही है और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल्स। इससे पहले हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन उसके एप्लीकेशन पढ़े थे और आयलर लैग्रेंजियन इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन पढ़े थे। तो आज हम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इसी की सहायता से हम आयलर लैग्रेंजियन इक्वेशंस और लैग्रेंजियन इक्वेशन को डिडक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो जो लैग्रेंजियन, चलो पहले शुरू करते हैं इसको। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल्स। ठीक है, और हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या करता है, ये हमारे पास किसी भी सिस्टम की जो मोशन है उसके बारे में बताएगा, लेकिन उस सिस्टम के ऊपर जो कंस्टेंट ऑफ फोर्स है, यानी कि कंस्टेंट के कारण जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स पोटेंशियल डेरिवेबल होनी चाहिए, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन या फिर बोल सकते हैं आप ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल हो सकता है इस तरह से। और ये चीज हम तब देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट जब v होता है तो इसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। और जो सिस्टम होगा वो भी ऑब्वियसली बात है कैसा होगा? कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव सिस्टम होगा। तो हम यहाँ पर जो सिस्टम लेंगे, जिस सिस्टम की हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं या उसका पाथ निकाल रहे हैं, वो कंडीशन ये है रहेगी कि सिस्टम कैसा होना चाहिए? कंजर्वेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका स्टेटमेंट भी लिखते हैं और इसको पहले समझते हैं। तो पहले मैं आपको इधर थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ इसका बारे में कि द इंटीग्रल हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। पहले आप किसके बारे में लिख रहे हैं ये ध्यान रखेंगे। मैं हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल के बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसी का स्टेटमेंट उसके बाद लिखूंगा। ठीक है, तो देखेंगे तो हमने हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। अब इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे और साथ में इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले और बता देता हूँ। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आई होगी कि जब भी हमारे पास सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम होगा तो ही हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करना। तो मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ी थ्योरी लिख देता हूँ। द इंटीग्रल हैमिल्टोनियन, द इंटीग्रल हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल describe the motion of these mechanical system for which all force और फोर्स के अंदर एक आपको एक चीज और छोड़नी है, किसको? कंस्टेंट ऑफ फोर्स को नहीं लेना, यानी कि एस्केप्ट फोर्स ऑफ कंस्टेंट। फोर्स ऑफ कंस्टेंट आर derivable from its general coordinates, general potential from a general potential that may be function of coordinates। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा
वो फंक्शन रहेगा किसका, कोऑर्डिनेट्स का। जरूरी नहीं है कि वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो, वो हमारे पास पोलर स्पेलिकल, पोलर हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, और साथ में ओ जेड फाई यानी कि सिलेंड्रिकल हो सकता है। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि जो पोटेंशियल है यदि वो कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है तो इसलिए बात है कि वो जो पोटेंशियल दिया गया है वो एक कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पोटेंशियल है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या है, पोटेंशियल है। और यदि यही पोटेंशियल आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट होता और कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट होता तो आप कहते कि ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या है, पोटेंशियल है। लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ही पढ़ेंगे। साथ में ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कि जो फोर्स होगा वो हमारे पास इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेट्स का ड्राइवेबल हो सकता है, या फिर उसको आप डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो पोटेंशियल के ग्रेडियंट के इक्वल होना चाहिए। और ये तभी होता है जब हमारे पास सिस्टम कैसा होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम होता है तभी ऐसा होता है। अब आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, स्टेटमेंट ऑफ हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल्स। तो इसमें मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और ये थोड़ी थ्योरी सी है तो मैं इसको थ्योरी लिख देता हूँ, देखिएगा। इट स्टेट दैट the path found by a principle for system, मैं एक बार मैं इसको लिख देता हूँ पूरे को, फिर आपको समझ में। फ्रॉम पॉइंट E1 है 1 to पॉइंट 2, the actual path will be that 1 for which time integral Lagrangian एक्सट्रीमम, ठीक है। और साथ में एक चीज और लिखेंगे, और वो है फोर कंजर्वेटिव सिस्टम, इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में फोर कंजर्वेटिव सिस्टम, द मोशन ऑफ द सिस्टम, motion of the system from time T1 to T2 is such that the line integral अब जो लाइन इंटीग्रल होगा वो आपके पास इस तरह होना चाहिए कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 एंड द L एंड dt। और यहाँ पर हमारे पास जो L है
वो रहेगा T माइनस का U या पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम फ्रॉम द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम, फ्रॉम द path of motion of सिस्टम। और यहां पर सिस्टम भी आप लिखना चाहो तो कंजर्वेटिव सिस्टम लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम। अब आपको लग रहा होगा समझ नहीं आया ना, समझ में आएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। देखो पीछे का स्टेटमेंट ने समझा दिया कि जो हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल है, एक तरह से कंडीशन मानो कि आप ये कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है या प्रिंसिपल को हमें कहाँ लगाना है। तो ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपको प्रिंसिपल कहाँ यूज करना है। तो प्रिंसिपल आप वहीं यूज करेंगे जहां पर हम फोर्स को इस फॉर्म में लिख सकें, जहां पर हम फोर्स को इस फॉर्म में लिख सकें, यानी उसका पोटेंशियल का डेरिवेटिव फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं या फिर ग्रेडियंट फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो वहीं आपको हैमिल्टोनियन वेरिएशन प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, इसके अलावा आप उसको कहीं पर भी नहीं लगाएंगे। और इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके पास जो सिस्टम है, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा, सिस्टम जो होगा वो भी कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो कुल मिला के फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हैमिल्टोनियन वेरिएशनल जो प्रिंसिपल है उसको हम केवल और केवल कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं करना। ये मैंने इसके अंदर लिखवाया है। और साथ में यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेट डिपेंडेंस। कोऑर्डिनेट डिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि वो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए दिया गया है, और जब वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है इसका मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो फाइनली हम ये सीख चुके हैं कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन वेरिएशन प्रिंसिपल है वो इस कंडीशन के लिए अप्लाई होगा। फोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए, और जो पोटेंशियल हो रहा है या जो पोटेंशियल है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, देखो, इट स्टेट दैट द पाथ फाउंड बाय ए principle of system from point 1 to point 2 the actual path will be that one of which the integral Lagrangian is extremum। देखो इससे पहले हमने आयरल लैग्रेंजियन इक्वेशन पढ़ी थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी पार्टिकल का पाथ निकाल रहे हैं और वो पाथ एक्सट्रीमम है, वो पाथ कैसा है, एक्सट्रीमम है, तो उस एक्सट्रीमम पाथ को हमने फंक्शन से निकाला था। किससे निकाला था, फंक्शन से निकाला था। कब, पॉइंट ए से पॉइंट 2 तक का जो पाथ था। लेकिन अब की बार हम फंक्शन की बजाय यहां पर हम लैग्रेंजियन का ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह जगह हम या अलग अलग सिस्टम के लिए देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो चेंज होते रहते हैं और उनको निकालने के तरीका अलग है। कुछ टाइम डिपेंडेंसी होती है, कुछ की हमारे पास पोजिशन डिपेंडेंसी होती है। लेकिन यहां पर यदि हम लैग्रेंजियन देखें तो हम किसी भी सिस्टम का लैग्रेंजियन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका आप इंटीग्रल भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ इसको ये हो गया फोर कंजर्वेटिव सिस्टम। इसका स्टेटमेंट क्या है, द मोशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2 इज सच दैट द लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस। यानी कि लाइन इंटीग्रल जो है आपके पास वो कुछ ऐसा होना चाहिए। इसको आप देख लें कि आई यहां पर पाथ है, आई यहां पर क्या है, पाथ है, और ये पाथ कैसे निकालेंगे, लैग्रेंजियन का टाइम इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट t1 से लेकर के t2 के बीच में। और यहां पर यदि हमारे पास लैग्रेंजियन एक्सट्रीमम है तो हमारे पास उस सिस्टम का पाथ आ जाएगा। एक्सट्रीमम का मतलब ये होता है, सिंपल से आप डेल्टा एल अपॉन डेल्टा या डेल एक्स निकालोगे तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये एक्सट्रीमम कहता है। एक्सट्रीमम हो चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम, उसका आप आउटरन करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां तक हमारे पास ये सिस्टम हैमिल्टोनियन वेरिएशन जो प्रिंसिपल था वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। और इससे अगला वाला जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है। एक मिनट मैं देखता हूं, अगला जो टॉपिक है अपने पास वो है डिडक्शन हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल फ्रॉम डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल को निकालेंगे किससे, जो पहले पढ़ चुके। और पहले हम क्या पढ़ चुके, पहले हम डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, पहले हम क्या कर चुके हैं, डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और फिर जब हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल आ जाएगा तो
उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे उससे लैग्रेंजियन इक्वेशन को और लैग्रेंजियन इक्वेशन को। ये प्रोसेस होती है। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे जो पहले फॉर्मूले पढ़ चुके हैं उन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम आगे फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो इसी को शुरू कर लेते हैं और जितना होता है उतना पढ़ लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं उसको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। तो देखिए, हमें पता है कि डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, यानी वी नो दैट द डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, यह है सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एंड एफ आई माइनस पी आई एंड डेल्टा आर आई इक्वल टू 0 हमारे पास होता है। यह हमने इसे पहले पढ़ा था। तो यहां पर तो ये हमारे पास डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल है। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अभी मैं फिलहाल आपको यही प्रिंसिपल थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भूल गए होंगे, काफ़ी दिन हो गए ना। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास इसको आप ऐसे लिखेंगे ए के साथ ये, तो ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स होता है। क्या होता है? अप्लाइड फोर्स। तो एक बात इसमें ये ध्यान रखेंगे कि एफ आई ए जो है वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। यस है अप्लाइड फोर्स। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, अप्लाइड फोर्स एंड द पी आई इज द इनिशियल फोर्स। इनिशियल फोर्स। वैसे अब आप पी आई के बारे में जानते हैं, न्यूटन का सेकंड नियम, ठीक है ना। पी आई डॉट है, सॉरी ये फोर्स होना चाहिए ना, ये डॉट है। तो डॉट का मतलब होता है डी पी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू फोर्स, ये होता है। तो यहाँ पर जो पी आई लिखा है हमने वो इनिशियल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड जो एफ आई है वो हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है, यानी कि जो सिस्टम है वो मोशन के अंदर आने के बाद जो अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, उसकी वैल्यू होती है। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास कंस्टेंट ऑफ फोर्स को शामिल नहीं करता। कंस्टेंट ऑफ फोर्स को शामिल नहीं करता। कैसे? देखिएगा, यहां पर हमारे पास है सिग्मा, मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, आई से लेकर एन तक एंड एफ आई ए माइनस का पी आई डॉट एंड डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। देर इज अप्लाइड फोर्स एंड देर इज, ये हमारे पास क्या है? इनिशियल फोर्स। एंड यहां पर हम ये कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल डज नॉट इन्वॉल्व, द प्रिंसिपल डज नॉट इन्वॉल्व फोर्स ऑफ कंस्टेंट, फोर्स ऑफ कंस्टेंट एनीवे, ठीक है ना। ये केवल अप्लाइड फोर्स और इनिशियल फोर्स को ही काउंट करता है, कंस्टेंट ऑफ फोर्स को ये शामिल नहीं करता, ठीक है। एंड इट इज सफिशिएंट टू स्पेसिफाई ऑल द अप्लाइड फोर्स। ये जितने भी अप्लाइड फोर्स हैं उसी के लिए क्या रहेगा? सफिशिएंट रहेगा। और साथ में ये वैलिड रहता है हमारे पास, इट इज वैलिड, ये भी वो लिख लेंगे, इट इज वैलिड रियोनोमिक और स्केलरोनोमिक कांस्टेंट या सिस्टम, सॉरी, रियोनोमिक एंड स्केलरोनोमिक सिस्टम। इन्हीं सिस्टम के लिए क्या रहता है? ये डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल की जो पुरानी
यादें थी उनको ताज़ा करवा दिया थोड़ा सा कि ये हमारे पास डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल है। हमें डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से वेरिएशनल प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना है, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। मैंने इस टॉपिक को अभी पूरा स्टार्ट नहीं किया क्योंकि काफ़ी बड़ा है और वो 15 या 20 मिनट में नहीं होगा, पूरी एक क्लास होगी, तो उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।